जय हिंद। नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं चौधरी अनिल चौरान आशा करता हूं कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी स्टार्ट की हुई है। आज हम उसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 6, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, यानी कि मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। क्या कहा गया? सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है और रास्ता आपको खुद ही बनाना है। चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या दिया गया है। सबसे पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। क्या कहा गया है कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो सतह है वो सब जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे तथा कुछ समतल हैं। क्या कहा गया है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पे अनेक प्रकार के क्या है, स्थल रूप है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे तथा कुछ समतल हैं, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसके कुछ भाग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल मैदान जैसे हैं, कुछ भाग ऊंचे हैं जो आपने देखा होगा जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। तो इस प्रकार से कहा गया है कि हमारी जो पृथ्वी है वो कई जगह ऊंची है और कई जगह समतल है। स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो ये स्थल रूप जो है कि हमारी पृथ्वी कई जगह से हमें समतल दिखाई देती है और कई जगह में ऊबड़ खाबड़ दिखाई देती है, कई जगह पर हमें पर्वत और पठार दिखाई देते हैं। तो ये किन दो कारणों से होती है? तो ये होती है सबसे पहले आंतरिक प्रक्रिया और दूसरी आपकी बाह्य प्रक्रिया। यानी कि आपकी पृथ्वी जो समतल है, कई जगह ऊबड़ खाबड़ है, ये सारी किन किन प्रक्रियाओं के कारण होता है? आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया के कारण। हम यहां पे देखेंगे कि हमारी पृथ्वी के जो स्थल रूप हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कई जगह हमारे जो है समुद्र है पृथ्वी के ऊपर, कई जगह आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं, कई जगह पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलती है, कई जगह आपको पठार देखने को मिलते हैं, कई जगह झील देखने को मिलती है, कई जगह आपको नदी देखने को मिलती है, फिर आपको मैदानी क्षेत्र देखने को मिलते हैं, तो कई जगह आपको प्रायद्वीप देखने को मिलते हैं। तो ये जो है ये आपके क्या है, स्थल रूप है पृथ्वी के। यानी कि आपकी पृथ्वी जो है सब जगह एक समान नहीं है। आप जहां भी जाएंगे पृथ्वी पे तो आपको अलग अलग पृथ्वी के जो स्थल रूप हैं वो आपको दिखाई देंगे। कहीं पे समतल देगी जहां पे लोग बसे होंगे, कहीं पे आपको पहाड़ी क्षेत्र दिखाई देगा, कहीं पे आपको नदी समुद्र दिखाई पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या होते हैं, पृथ्वी के स्थल रूप होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि आंतरिक प्रक्रिया जो होती है जिसके कारण हमारी पृथ्वी जो है उसमें ये जो है प्रक्रिया उत्पन्न होती है कि पृथ्वी हमारी कहीं समतल हो जाती है तो कहीं उबड़ खाबड़। तो उसमें आंतरिक प्रक्रिया में क्या होता है, पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। जो आंतरिक प्रक्रिया होती है उसके अंदर क्या कहा गया है कि हमारी जो पृथ्वी है वो कई जगह तो इसके कारण ऊपर की तरफ उठ जाती है, जो आपके पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, और कई जगह पर धंस जाती है, यानी कि जहां पर आपकी झीलें हैं, समुद्री एरिया जो है, ऐसे आपकी क्या कहा गया है कि जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर क्या है, लगातार गति होती रहती है। हमारी पृथ्वी कहीं भी स्थिर नहीं रहती, ये आपको पता है, वो हमेशा घूमती रहती है। तो इस कारण से क्या होता है, इसको हम आंतरिक प्रक्रिया कहते हैं। उससे क्या हो जाता है, कई जगह पर ये हमारी ऊपर उठ जाती है और कई जगह पर ये धंस जाती है। उसके बाद अगर हम बाह्य प्रक्रिया की बात करें तो बाह्य स्थल की लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। बाह्य स्थल के प्रक्रिया जो है उसके कारण क्या होता है, हमारी पृथ्वी की जो सतह है लगातार बनती रहती है और लगातार टूटती रहती है। पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को हम अपर्दन कहते हैं। तो अपर्दन हम किसे कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी की सतह होती है वो लगातार घूमने के कारण क्या होती है, घिसने के कारण टूट जाती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है, और अपरदन के कारण क्या होता है, हमारी पृथ्वी की जो सतह है, यानी कि हमारी पृथ्वी घूमती है फिर घिसती है, तो घिसने के कारण क्या होती है, वो टूट जाती है, और उसके कारण क्या होती है, टूटने का कारण हमारी पृथ्वी की जो सतह है वो नीचे चली जाती है। निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। यानी कि हमारी पृथ्वी जो नीचे धंसती है वो दोबारा से कैसे ठीक होती है, तो निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा वापिस वो वैसे की वैसे हो जाती है जैसे वो टूटकर घिसने से पहले थी। उसके बाद में दोनों प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा हिम के द्वारा होती है। ये जो प्रक्रिया आपकी आंतरिक प्रक्रिया पृथ्वी के अंदर और बाह्य प्रक्रिया, ये किस कारण होती है, तो आपका जो बहता हुआ जल है
और जो बर्फ आपकी, उसके कारण ये सारी चीजें होती है। हम विभिन्न स्वरूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। क्या कहा गया है कि हमारी पृथ्वी की जो स्थल रूप हैं, हमने पीछे डायग्राम में देखा था कि ऊंचाई के आधार पर हम उनको क्या कह देते हैं, पहाड़ कह देते हैं या पठार कह देते हैं, और जहां पर हम लोग रहते हैं, जहां पे भूमि बिल्कुल समतल होती है, उसको हम मैदान कह देते हैं। तो इस प्रकार से कहा गया है कि हमारी पृथ्वी के जो स्थल रूप है, उनको हम उनकी ऊंचाई हो गई, ढाल हो गई, और जो मैदानी क्षेत्र हो गए, उनके आधार पर क्या कर देते हैं, हम उनका बंटवारा कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया आपको पर्वत, और पर्वत क्या है, ये पृथ्वी का एक स्थल रूप है। तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। क्या कहा गया है कि हमारी पृथ्वी की प्राकृतिक ऊंचाई है, यानी कि पर्वत जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। पर्वतों को हम आर्टिफिशियल नहीं कहते, क्योंकि हम लोग नहीं बनाते, बल्कि वो कुदरत की देन है, वो ऑलरेडी हमारी पृथ्वी के ऊपर है, तो उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल कहते हैं। उसके बाद में पर्वत का शिखर छोटा एवं आधा चौड़ा होता है। तो आपके पर्वत है वो कैसे होते हैं, तो उनका जो शिखर होता है, यानी ऊपर ऊपर का जो हिस्सा होता है, वो छोटा, और जो आधार होता है, उसका बेस जो होता है, वो कैसा होता है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पर्वत चौड़े दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाते हैं तो क्या हो जाता है, उनका जो शिखर है वो छोटा हो जाता है। और क्या कहा गया पर्वतों के बारे में, कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। यानी कि वहां का जो टेम्परेचर है और बाकी सारी चीजें हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज भी हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं मिल पाती, और उसके कारण क्या कहा गया है, क्योंकि वहां पर लोग भी निवास बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज नहीं होगी, ऊपर से वहां की जो जलवायु है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे ठंड भी आपने देखा होगा, पहाड़ी एरिया में ठंड भी बहुत ज्यादा होती है, तो इस कारण से वहां पर लोग निवास करना पसंद नहीं करते हैं। वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। क्या कहा गया है कि जो आपके पर्वत जो होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र जो आपके होते हैं, उनके ऊपर आपने देखा होगा कि जो धरातल होता है वो खड़ी ढाल वाला होता है। ऊपर से नीचे की तरफ आप कभी देखिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ देखिएगा तो शंकु आकार में बने होते हैं पर्वत आपके। तो वहां पर क्या है, कृषि योग्य भूमि भी नहीं होती, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पर भूमि क्या होती है, पथरीली होती है, और एक ढाल वाली होने के कारण वहां पर लोग खेती नहीं कर पाते हैं। पर्वत समुद्र के नीचे भी पाए जाते हैं, और क्या कहा गया है कि हमारे जो पर्वत है वो कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र के नीचे भी पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग उनको देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि वो पानी के अंदर ही होते हैं। अब पृथ्वी के ऊपर जो पर्वत बने होते हैं उनको क्या करते हैं, हमारी आंखों से हम उनको देख सकते हैं, लेकिन समुद्र के अंदर क्या है, वो पानी के अंदर गहराई में आपको पर्वत होते हैं, जिनके कारण हम उनको, पानी से ढके होने के कारण उनको हम देख नहीं पाते। उदाहरण मोनाकी पर्वत। क्या कहा गया है कि आपके जो पर्वत समुद्र में होते हैं, तो एक मोनाकी पर्वत है, वो आपका कहां पर है, तो ये आपका समुद्र के अंदर है। कौन से समुद्र के, तो आपका जो प्रशांत महासागर है उसके अंदर ये स्थित है। इसकी अगर गहराई की अगर हम बात करें तो 10,205 मीटर है। उसके बाद पर्वत को हम कंटिन्यू करते हैं। फिर क्या कहा गया है, पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला किसे कहते हैं, कि मान लो आपने देखा होगा कई जगह की पर्वत जो होते हैं आपको काफी किलोमीटर तक आपको दिखाई देते हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं, जहां पे पर्वत जो है कई किलोमीटर तक फैले होते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले। क्या कहा गया है कि बहुत सारे पर्वत जो है, हमने अभी बात की थी कि किलोमीटर तक वो फैले हो सकते हैं, तो सैकड़ों, कई पर्वत ऐसे भी होते हैं जो कई सैकड़ों किलोमीटर तक भी फैले हुए हो सकते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल लें कि कई किलो, सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं, तो कौन कौन से ऐसे पर्वत हैं, आपका हिमालय पर्वत हो गया, आल्पस हो गया, और एंडीज हो गया। ये ऐसे पर्वत हैं जो कई सैकड़ों किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमानी की, यानी कि ग्लेशियर हम किसे कहते हैं। तो कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कई पर्वतों पर क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, और वहां पर क्या होता है, बर्फ के कारण, जो अधिक ठंड के कारण क्या होता है, जो नदियां होती हैं उनकी पानी की बर्फ बन जाती है, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्वतों की। तो पर्वत जो है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे जो पर्वत है, माउंटेन्स, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं 3, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका वलित पर्वत। कौन सा आता है, वलित पर्वत। दूसरे नंबर पर आपका आता है वर्षोत्तोष पर्वत, और तीसरे नंबर पर आता है आपका ज्वालामुखी पर्वत।
तो चलिए इन तीनों के बारे में भी हम एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि वलित पर्वत क्या होते हैं, वर्षोत्तर पर्वत क्या होते हैं, और आपके ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वलित पर्वत, जिसको हम फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। तो हिमालय एवं आल्प्स वलित पर्वत है, यानी कि हमारा हिमालय जो है वो आपने देखा कि सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ है। तो वो किसके अंदर आता है आपका, तो वो वलित पर्वत होते हैं, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वा आकार होता है। यानी कि किसको हम वलित पर्वत कहते हैं, तो जिनकी सतह जो होती है वो तो उबड़ खाबड़ होती है। पहाड़ी एरिया में आपने देखा होगा, एक तो हमारा समतल मैदान है जहां पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग बसे हुए होते हैं, वो देखिएगा आप कि सब जगह आपको भूमि समान दिखाई देगी। लेकिन पहाड़ी एरिया में आप जाकर देखेंगे तो वहां पर उबड़ खाबड़ जमीन होती है, कहीं पर ऊंची, कहीं पर नीची, कहीं पे ऊंची तो कहीं पे नीची। और अगर उनके शिखर की अगर हम बात करें तो वो कैसा होता है, शंखाकार होता है, यानी कि नीचे से चौड़ा मिलेगा, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वो क्या हो जाता है, बिल्कुल पतला हो जाता है। और उसी को हम क्या कहते हैं, शंख आकार का। उसके बाद में क्या कहा गया वलित पर्वत के बारे में, भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वृत्त पर्वत श्रृंखला है। अगर सबसे पुरानी वृत्त श्रृंखला की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, जो भारत की अरावली श्रृंखला है उसको पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पुरानी वृत्त श्रृंखला माना जाता है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। और क्या कहा गया है, जो अरावली श्रृंखला है वो अपरदन के कारण, अपरदन क्या होता है आपको पता है, घिसकर टूट जाना, और उसके कारण क्या हो गया, ये जो है श्रृंखला धीरे धीरे घिस गई है, यानी कि अब उसकी जो थी वो कम हो गई है। उत्तर अमेरिका के अपलचेन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। क्या कहा गया है कि उत्तर अमेरिका के अंदर जो अपलेचेन है और रूस का जो यूराल पर्वत है वो कैसे दिखाई देते हैं हमें, तो उनका आकार जो हमें दूर से देखने पे गोल दिखाई देता है। इनकी ऊंचाई जो है वो बहुत कम है, यह बहुत पुराने वलित पर्वत है। अगर हम ऊंचाई की बात करें, जो अपलेचेन है और रूस का यूराल पर्वत है उसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो इनकी ऊंचाई बहुत कम होती है, और ये बहुत काफी साल पुराने जो है क्या है, वलित पर्वत है। अवलित पर्वत आप देख लीजिएगा डायग्राम में आपको दिखाया गया है यहाँ पर, ये आपकी ऊपर ऊपर की भूपर पट्टी होती है, ये वलित पर्वत होते हैं, जिनका मतलब ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है, शंकु जैसा होता है, कम होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्षोत्तर पर्वत, जिनको हम ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। जब एक बहुत बड़ा भाग टूट जाता है एवं खड़े रूप से विस्थापित हो जाता है तब वर्षोत्तर पर्वतों का निर्माण होता है। तो वर्षोत्तर पर्वत जो उनका निर्माण कैसे होता है, जब कोई बहुत बड़ा किसी पहाड़ का भाग जो है वो टूट जाता है और एक बिल्कुल सीधे खड़े, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सीधा खड़ा जो है आपका वो रूप ले लेता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्षोत्तर पर्वत कहते हैं। ऊपर उठे खंड को उत्खंड तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका कहते हैं। यानी कि ऊपर की तरफ जो हिस्सा होगा उसको हम क्या कहते हैं, उत्खंड भ्रंश कहते हैं, और जो नीचे की तरफ रह जाता है आप डायग्राम के थ्रू देख लीजिएगा कि उत्खंड कौन सा होता है और द्रोणिका कौन सा होता है, और जो नीचे की तरफ धस जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, द्रोणिका कहते हैं। उसके बाद आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वर्षोत्तर पर्वत जो है वो आपको कैसे दिखाई देते हैं देखने पे। राइन घाटी और यूरोप में वोक्सेस पर्वत ऐसी पर्वत प्रणालियों के उदाहरण हैं। अगर हम बात करें ऐसे पर्वत जो है वर्षोत्तर पर्वत टाइप, तो उसके लिए अच्छा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, तो राइन घाटी जो है और यूरोप में जो वोगेस जो है, वोसगेस पर्वत, ये दोनों क्या है, अच्छे एग्जाम्पल हैं किसके, वर्षोत्तर पर्वत के। तो याद रखिएगा राइन घाटी और यूरोप में कौन सा, वोसगेस। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत की। ज्वालामुखी पर्वत के बारे में क्या कहा गया है, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। आपने देखा होगा, ये डायग्राम में आप देखिए कि जब पहाड़ों के अंदर से आग निकलना शुरू हो जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। अफ्रीका का माउंट मिलजारो एवं जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है। क्या कहा गया है, अफ्रीका का जो है माउंट किलिमंजारो और जापान का जो फ्यूजियामा है वो दोनों ही ज्वालामुखी जो है पर्वत उनको कहा जाता है। तो एक बेस्ट एग्जांपल आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे जो ऊपर की तरफ निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी की राख। आपने देखा होगा बिल्कुल सेंटर का उसका हिस्सा होगा, उससे कुछ धुआं निकलता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी राख, या फिर उसको भाप कहते हैं हम लोग। फिर साइड में जो गिरता रहता है उसको हम क्या कहते हैं, लावा बम कहते हैं। क्या कहते हैं, लावा बम कहते हैं। किनारों से निकलती जो चट्टाने हैं उनको हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं पर्वतों का महत्व, कि हमारे पर्वत जो है उनका हमारे लिए क्या महत्व है।
तो जल के संग्रहणकर्ता जो हमारे पर्वत होते हैं, वहां पे आपको पता है कि बारिश होती है और ऊपर से वहां पर बर्फ भी पड़ती है, तो बर्फ जमी रहती है, तो धीरे धीरे गर्मियों में क्या होता है, वो बर्फ पिघलना शुरू होती है, तो एक वो पानी को भी संग्रह करके रखते हैं। दूसरा, नदियों का स्रोत, क्योंकि आपने पता है कि पर्वतों से ही हमारी नदियां सभी निकलती हैं। उसके बाद में सिंचाई और पनबिजली उत्पादन, यानी कि सिंचाई भी हमारे जो पर्वत हैं उनके पानी से सिंचाई भी हम कर सकते हैं और बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं। पर्वतीय कृषि, आपको पता है कि हमारे माउंटेन्स हैं, वहां पर भी खेती बाड़ी की जाती है। जैव विविधता, विभिन्न उत्पाद, ईंधन, औषधीय पौधे, गोंद, चारा आदि, यानी कि आपको पता है हमारे पर्वतों के अंदर भी पेड़ पौधे होते हैं, तो उनसे क्या होता है, एक तो हमें ईंधन के लिए लकड़ी मिल जाती है, कुछ औषधीय पौधे भी होते हैं, जब बीमार होने के लिए हम उनका उपयोग करते हैं, वहां से गोंद भी हमें मिलता है, वहां से चारा भी हमें मिलता है। उसके अलावा पर्यटन व खेल गतिविधि, हिल स्टेशन, रिवर राफ्टिंग, यानी कि हमारे जो पर्वत हैं उनके अंदर आपको पता है कि हिल स्टेशन होते हैं, रिवर राफ्टिंग की जाती है, तो लोग क्या है, पहाड़ी एरिया जो है वहां पर लोग घूमना पसंद करते हैं, तो वो पर्यटन का एक अच्छा साधन बन जाता है। उसके बाद पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग, ये सारी चीजें हमारे महत्वपूर्ण है किसकी, पर्वतों की। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पठारों की। तो पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठार हम किसे कहते हैं, तो पठार जो है एक उठी हुई और एक सपाट भूमि होती है। ये आसमान के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है, जो आसपास का हमारा क्षेत्र होता है उसे क्या होता है, ये बहुत ज्यादा उठा हुआ होता है, तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होती है। क्या कहा गया है कि हमारे जो पठार होते हैं वो क्या कैसे दिखाई देते हैं आपको, तो उनका ऊपरी जो हिस्सा होता है, सेम आपका मैदानी भाग आपने देखे होंगे, तो वो सतह से तो ऊपर ऊंचा उठा हुआ होता है, लेकिन ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो वो हमें समतल दिखाई देता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। क्या कहा गया, हमारे जो पठार होते हैं उसके एक किनारा भी हो सकता है और एक से अधिक किनारे भी उसके हो सकते हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने होते हैं। ये क्या कहा गया है कि हमारे जो पर्वत होते हैं वो भी आपको पता है कि बहुत साल पुराने भी हैं, तो ऐसे ही पठार भी आपके क्या होते हैं, पुराने और नए भी आपको मिल जाते हैं। उसके बाद में पठार उदाहरण, भारत में दक्कन, केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार। पठारों के अच्छे एग्जांपल हम किस किस को ले सकते हैं, तो हमारे भारत में दक्कन का पठार है, केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी पठार है, ये पठारों के एक अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगर हम बात करें तिब्बत के पठार की, तो क्या कहा गया है, पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी ऊंचाई जो है वो बाकी पठारों से सबसे ज्यादा है। अगर ऊंचाई की बात करें हैं तो कितनी ऊंचाई है उसकी, तो उसकी 4 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक उसकी ऊंचाई है। अगर हम मीटर में बात करें तो ये आपका 4000 से लेकर 6000 मीटर बन जाता है। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पठार होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अंतरपर्तीय पठार, दूसरा पर्वत द्वीप पठार और आपका महाद्वीप पठार। अगर हम बात करें पठारों की इंडिया के अंदर, तो आप मैप में दे सकते हैं, बुंदेलखंड पठार हो गया आपका, मालवा का पठार हो गया, छोटा नागपुर पठार हो गया, शिलोंग का पठार हो गया, उसके बाद में बघेलखंड का पठार हो गया, दक्कन पठार हो गया, तेलंगाना का पठार हो गया और कर्नाटक का पठार हो गया। उसके अलावा आपका एक और रह जाता है दंडकारण्य का पठार हो गया। तो ये सभी पठार कहां पर है, हमारे इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं पठारों का महत्व इतना क्यों है। तो पठारों के अंदर खनिजों की प्रचुरता, यानी कि हमारे जो पठार हैं उनके अंदर जो खनिज है उनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारे खनिज पदार्थ जो हैं हमें कहां पर मिलते हैं, पठारों के अंदर हमें मिलते हैं। अफ्रीका का पठार सोना और हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें अफ्रीका के पठार की, तो वहां पर सोना और हीरा क्या है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के भंडार है। जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है उसके अंदर कौन कौन से जो है आपको पाए जाते हैं वहां पर, तो आपको कोयला पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, इसके अलावा आपको मैग्नीज के भंडार भी वहां पर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में जलप्रपात होते हैं जो पर्यटक बढ़ाते हैं, यानी कि हमारे जो पठार होते हैं उसके ऊपर आपने देखा होगा पानी गिरता रहता है, तो वहां पर क्या होता है, लोग ऐसी चीजें देखना पसंद करते हैं, तो ये एक पर्यटन का भी एक अच्छा साधन है। उसके बाद में क्या इंपॉर्टेंस है पठारों की, भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी परिस्थिति हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। याद रखिएगा, छोटा नागपुर का पठार है उसके ऊपर कौन सा आपका, हुंड्रू जलप्रपात, तथा कर्नाटक में जो है पठार उसके ऊपर कौन सा आपका, तो वहां पर जोग जलप्रपात है।
यहाँ पर काली मिट्टी की प्रचुरता, यानी कि पठार होते हैं वहां पर काली मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है। और काली मिट्टी में आपको पता है कि कृषि योग्य जो है बहुत ज्यादा मानी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर मैदानी भागों की, तो मैदानों के बारे में क्या कहा गया है? मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। जो हमारे मैदान होते हैं वो क्या कहा गया है? समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। ये समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। जो हमारे जो मैदान हैं जिनके ऊपर हम लोग रहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। और इनकी ऊंचाई की अगर हम बात करें समुद्र तल से, तो सिर्फ इनकी ऊंचाई 200 मीटर होती है। कुछ मैदान समतल होते हैं। क्या कहा गया है कि कुछ मैदान जो है वो कैसे होते दिखाई देते हैं आपको? तो वो समतल दिखाई देते हैं। कुछ उर्मिल एवं तरंगित हो सकते हैं, यानी कुछ थोड़े बहुत ऊंचे नीचे भी हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों या उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। तो हमारे मैदान जो है वो कैसे बने हैं? तो वो नदियां या फिर उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हुए होते हैं। मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला भाग होते हैं। क्या कहा गया है कि हमारे जो मैदानी क्षेत्र है, आपने देखा होगा हम आप लोग भी क्या करते हैं? मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। अगर पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों की बजाय मैदानी क्षेत्र जो है उसके अंदर निवास करना पसंद करती है, क्योंकि उनकी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो सभी उनको कहाँ पर मिलती है? मैदानी भागों में मिलती हैं। और इसीलिए सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र भी कहलाते हैं कौन? मैदान। उसके बाद क्या कहा गया है? नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया एवं उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा नदियों के द्वारा बनाए गए जो मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो एक तो आपका एशिया में पाए जाते हैं और दूसरा आपका उत्तरी अमेरिका है। यहाँ पर नदियों के द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र आपको पाए जाते हैं। एशिया में स्थित गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान एवं चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। अगर हमें एग्जाम्पल लेना हो कि जो मैदान है नदियों के द्वारा बने हुए, तो वो कौन कौन से हैं? तो हमारे एशिया में जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, और चीन में जो है यांगत्से नदी है उसका मैदान जो है वो एक अच्छे एग्जाम्पल है कि नदियों के द्वारा जो है मैदानों का निर्माण होता है। मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा कैसे होता है? तो जब नदियां जो होती हैं वो क्या करती हैं? बहते टाइम अपने साथ पानी के साथ साथ बालू मिट्टी कंकड़ ये सब क्या करती है? बहा के ले जाती हैं। धीरे धीरे वो क्या करते हैं? वो कंकड़ और वो पीछे रह जाते हैं और पानी है वो आगे चला जाता है। तो धीरे धीरे उसको हम क्या कहते हैं? निक्षेपण विधि कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है? हमारे जो मैदानी क्षेत्र है उनका निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपके ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन जो है आपको कैसा लगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।